हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने फिजिक्स की एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, जिसमें 2005 से लेकर 2023 तक जितने भी नीट के फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हुए उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हमने सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 1 की लिंक और साथ में हमने ऑलरेडी एक मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसकी भी वीडियो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए मेरा एक सजेशन है आप लोगों के कि आप सबसे पहले इस ये जो क्लास है हमारी, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय निशांत सर पे इसकी पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। आप वहाँ से पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस वीडियो की जो इस क्लास की जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हो, और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में आंसर की भी है इसकी। ठीक है, लास्ट में इस पूरी की पूरी क्लास की आंसर की भी है, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आंसर भी मैच कर सको। तो जो क्वेश्चन नहीं होते आराम से डिटेल सॉल्यूशन देखिएगा इसका। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 2000 हम ऑलरेडी रिवर्स में डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने 2023 का डिस्कशन स्टार्ट किया, उसके बाद 2022, इस तरीके से हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से हमने इस वीडियो इस यूनिट एंड मेजरमेंट को 2 पार्ट में सॉल्व किया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are 1, 2, 3, 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement of X, where X is this. X में परसेंटेज एरर बतानी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर हमको ऑलरेडी रिलेशन अगर याद है तो एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो z, जो कि है इक्वल टू x प्लस वाई, दो क्वांटिटी के एडिशन की फॉर्म में है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए तो सोचना नहीं होता। आप z की मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x की मीन वैल्यू और y की मीन वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दोगे। क्लियर? मीन वैल्यू में तो हर जगह यही चलेगा, जो भी रिलेशन दे रखा है उसमें सबकी मीन मीन रखो, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। अब मैं एरर की बात करता हूँ। तो एडिशन के केस में क्या होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तो z की एरर फाइंड करने के लिए x और y की एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। अगर ये सब्ट्रैक्शन भी होता तो भी यहाँ पर प्लस ही आता। क्यों? क्योंकि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो अपन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। अगर मान लो कोई क्वांटिटी है z, जो कि a की पावर p, b की पावर q अपॉन में c की पावर r, मतलब दो a b और c तीन ऐसी क्वांटिटी हो गई जो मल्टीपल में डिवीजन में हो। दोनों मल्टीपल में भी हो सकती है, डिवीजन में भी हो सकती है, दोनों के लिए वैलिड है। तो मल्टीपल डिवीजन में हम होती है तो अपन क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। मल्टीपल डिवीजन में होने पर अपन उनकी रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। तो जो जेड में रिलेटिव एरर हो जाएगी हमारे पास डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू ए की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर प्लस सी में रिलेटिव एरर। साथ में इनकी जो पावर्स हैं वो केवल मैग्नीट्यूड के साथ इनसे मल्टीपल हो जाएंगी, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, इसलिए पावर -2 होगी तो भी 2 ही रखेंगे अपन यहाँ। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीपल कर दूं तो सारी एरर परसेंटेज एरर बन जाएंगी, प्लस आर इंटू परसेंटेज सी। तो मैं कह सकता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, मल्टीपल डिवीजन में रिलेटिव बोल दे या परसेंटेज एरर ऐड होती है हमारे पास।
हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मल्टीपल डिवीजन वाली फॉर्मेट है, तो सीधा मैं, और आंसर भी परसेंटेज में पूछे तो सीधा मैं परसेंटेज एरर को ऐड कर देता हूँ। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से कह सकता हूँ कि परसेंटेज एरर इन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 4 क्वांटिटी ए बी सी डी, तो हर एक की परसेंटेज एरर को ऐड कर देते हैं। परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी, साथ में उनकी रेस्पेक्टिव पावर्स भी मल्टीपल हो जाएंगी। अब रखते हैं सबकी वैल्यू। तो ए में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 1, बी में परसेंटेज एरर 2, सी में परसेंटेज एरर 3 और डी में परसेंटेज एरर है 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये आ गया 16%। तो एक्स में मैक्सिमम परसेंटेज एरर विल बी 16%, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2018, a student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge। देखो स्क्रू गेज से हमारे पास लेंथ मेजर की गई है, डायमीटर मेजर किया है हमारे पास एक बॉल का। अब स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेते हैं, तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 आया था हमारे पास यूनिट मेजरमेंट का, उसमें भी मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो स्क्रू गेज क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐसा डिवाइस, यहाँ स्क्रू टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मैकेनिज्म भी इसकी स्क्रू तरह की होती है। इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं ये रेफरेंस लाइन में। तो एक तो हो गया मेन स्केल जिस पे बड़ी लेंथ मेजर की जाएगी। अब इसके एक डिवीजन की लेंथ को अपन कहते हैं मेन स्केल डिवीजन MSD। इस पे एक सर्कुलर स्केल भी होता है, यहाँ सर्कुलर स्केल पे भी बहुत सारे डिवीजन होंगे। मान लो टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है n। इसके एक डिवीजन को कहते हैं अपन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही इसमें लीस्ट काउंट के भी बराबर होता है। अब जब भी एक स्क्रू गेज को बनाया जाता है तो उसकी मैकेनिज्म इस तरीके से होती है कि जब ये सर्कुलर स्केल, जैसे शुरुआत में दोनों के 0 0 कोइंसाइड कर रहे होते हैं, अब जब ये एक रोटेशन पूरा घूम जाएगा तो मेन स्केल पे एक डिवीजन दिखने लगेगा। मतलब 1 MSD की लेंथ उतनी ही होती है जितनी हमारे पास इस पे पूरा के पूरा सर्कुलर लूप घूमना। सर्कुलर लूप घूमने एक लूप में जब ये सर्कुलर स्केल पूरा का पूरा एक लूप घूम जाएगा, एक राउंड पूरा कर लेगा, तो इसके तो सारे डिवीजन घूम जाएंगे, मतलब NCSD। तो एक MSD की वैल्यू होती है NCSD या n इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट की जाती है मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इस मेन स्केल डिवीजन को अपन पिच भी कह देते हैं स्क्रू गेज के लिए। अब इससे कोई भी लेंथ कैसे मेजर की जाती है, बहुत जल्दी हम यूनिटरी मेजरमेंट की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी एक प्रॉपर थ्योरी क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, अब लेंथ कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमको लेंथ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रू गेज में उसको टाइटली कस देंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में ये 0 0 पे होगा इस तरीके से। जैसे ऑब्जेक्ट को इसमें टाइट किया जाएगा तो इस पे जितनी लेंथ होगी इस ऑब्जेक्ट की उतने डिविजन्स यहाँ पर खुलने लगेंगे। चलिए, तो ये जो लेंथ मेन स्केल पे है उसको तो नाम दे देते हैं मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल जो छोटी लेंथ होगी, जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास मेन स्केल पे, तो 0 था, ये 1 2 3 डिवीजन और फोर्थ डिवीजन दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लेंथ जो है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में कहीं रही होगी। इस एक्स्ट्रा लेंथ को मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल है हमारे पास, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर इसमें कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एरर है तो प्लस का रख के, नेगेटिव है तो माइनस का रख के। इससे आती है किसी भी स्क्रू गेज की रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग तो इसमें से अपन पढ़ लेंगे कितने MSD डिवीजन है, 1 MSD 2 MSD 3 MSD। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे निकाली जाती है हमारे पास, तो वो फाइंड करते हैं। तो देखो सर्कुलर स्केल पे या nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है n इंटू CSD या लीस्ट काउंट। अब रीडिंग निकालते, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। तो हमने स्क्रू के जैसा काम में लिया जिसका लीस्ट काउंट ऑलरेडी हमको दे रखा है। आंसर सेंटीमीटर में, तो सारी वैल्यू में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। लीस्ट काउंट तो ऑलरेडी हमको पता है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 0.001 सेंटीमीटर।
साथ में द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मेन स्केल की ऑलरेडी रीडिंग ही दे दी हमको, आधा काम तो ऑलरेडी करके दे दिया हमको। 5 mm सेंटीमीटर में, 1 mm में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल, कि जीरो ऑफ हमारे पास सर्कुलर स्केल जो है उसका जो कोइंसाइड विद द 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल, तो रेफरेंस लेवल पे यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर स्केल का 25th डिवीजन आ रहा है, तो इसका भी आधा काम इसने करके दे दिया। एन की वैल्यू सर्कुलर स्केल पे कितनी दे रखी है, 25। तो यहाँ से सर्कुलर स्केल की रीडिंग में सीधा सीधा कह सकता हूँ सर्कुलर स्केल का डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो ये वैल्यू आ गई 0.025 सेंटीमीटर। जीरो एरर की वैल्यू भी उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख रखी है, और करेक्ट रीडिंग पूछिए, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब तो मेन स्केल की रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई हमारे पास 0.025 सेंटीमीटर, माइनस जीरो एरर की वैल्यू बोल रखी है -0.004, सारे आंसर सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ गई 0.5 प्लस 0.029 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.529 सेंटीमीटर। इतना हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग होगी डायमीटर ऑफ द बॉल की। तो ऑप्शन कौन सा देखो, 0.529 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम c स्पीड ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस e स्क्वायर बाई 4πε0, हर एक के बारे में बता रखा है हमको। तो बोल रखा है कि हमारे पास इन चारों में से, ये चारों ऑप्शन में से हमने क्या किया, हमने बेसिकली इन तीन क्वांटिटीज को काम में लेके एक ऐसी क्वांटिटी बनाई है जिसकी डायमेंशन लेंथ आनी चाहिए। पहले तो इन इन तीनों की डायमेंशन निकाल लेता हूँ। तो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। जी है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। चलो, तो अगर ऑलरेडी याद है फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा, फिर भी मैं सारी कहानी एकदम डिटेल में बताता हूँ ताकि हर एक चीज़ समझ में आए। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो यहाँ से जी की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फर्दर इसको ओपन करें तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम से 1 किलोग्राम खत्म। तो केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2, तो डायमेंशन आ गई इसकी m-1 L3t-2। ऐसे आगे ई स्क्वायर और 4πε0 की बतानी है। तो ई तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ई स्क्वायर की तो हो गई कूलाम का स्क्वायर, और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये बन गया एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। यह है 1/4πε0, तो इसकी भी यूनिट निकाल लेता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अपन लेके कूलाम लॉ से, तो फोर्स होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ से एप्सिलॉन की बजाय पूरा ही 1/4πε0 की यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जहाँ कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4πε0 की यूनिट यहाँ सीधा रख देते हैं अपन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो देखो कूलाम स्क्वायर से तो कूलाम स्क्वायर खत्म, तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ही बच गया बस। तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर रखें, तो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की डायमेंशन आ गई हमारे पास m1L3t-2। ठीक है, यहाँ -1 है या +1 है मास। अब ये तो हमारे पास इन तीनों चीज़ों की डायमेंशन आई है, हमसे पूछा है कि इन तीनों को काम में लेके हमको लेंथ की डायमेंशन बनानी है, मतलब इन तीनों को साथ में लेके हमको एक ऐसी क्वांटिटी बनानी है इसकी डायमेंशन लेंथ। तो मान लो वो क्वांटिटी x है, या मान लो वो क्वांटिटी हमारे पास कोई y, y की जगह इसको मैं p मान लेता हूँ, इसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर है, और इसको अपने इन तीनों से बनाया है, तो इनकी पावर मैं मान लेता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की पावर है x, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की पावर है y,
और ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर है z। एक बार एक्स वाई जेड आ गए तो सीधा सीधा मैं इस लेंथ को इन तीनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब रखते हैं जरा, तो हमारे पास p, तो लेंथ बनानी है अपन को, क्वांटिटी तो इसकी डायमेंशन तो हो गई लेंथ की डायमेंशन, c की ऑलरेडी डायमेंशन पता एल टी माइनस वन, जी की ऑलरेडी डायमेंशन हमने फाइंड कर रखी है, और ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी हमको ऑलरेडी पता है। फर्दर सॉल्व करें यहाँ से, तो यहाँ से m में मास की डायमेंशन माइनस वाई हो जाएगी और यहाँ से z इंटू वन से z आ जाएगी। लेंथ की डायमेंशन यहाँ से x, यहाँ से 3y और यहाँ से 3z। टाइम की डायमेंशन यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू एल की पावर 1। अब इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए एलएचएस और आरएचएस में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी पड़ेंगी। तो एलएचएस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कोई भी मास नहीं है, मतलब मास की पावर जीरो है, तो आरएचएस के लिए भी मास की पावर जीरो होने पड़ेगी, तो मतलब वाई और जेड की वैल्यू बराबर, एक चीज़ तो पता लग गई। साथ में यहाँ टाइम भी नहीं है, लेंथ की पावर 1 है तो यहाँ भी लेंथ की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। अब y और z भी बराबर, तो दोनों को बराबर रख दे, तो x प्लस z की जगह y रिप्लेस कर दूँ तो 6y इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये आ गई। टाइम की पावर को देखें तो यहाँ टाइम की पावर 0, इधर टाइम की पावर है हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z, तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स, वाई और जेड को बराबर रख दे तो माइनस का 4y। ठीक है, वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -4y, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा -4y प्लस 6y इक्वल टू 1, तो 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू तो आ गई हाफ, तो z की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर अपन हाफ रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई -2, सारी की सारी पावर आ गई है, तो क्वेश्चन खत्म हमारे पास। देखना जरा क्या आएगी वैल्यू, तो यहाँ x हमको लेंथ बनाना, तो एक्स वाई जेड की अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पर तो ये बन गया हमारे पास c की पावर, x की वैल्यू देखो कितनी आ रखी है हमारे पास, तो x की वैल्यू -2, तो मतलब c की पावर -2, या इसको बोल दो 1/c²। y की वैल्यू आ रखी है हाफ, तो ये बन गया g की पावर हाफ, और ये इसकी वैल्यू भी, z की वैल्यू भी आ रखी है हमारे पास हाफ। फर्दर रीअरेंज करें तो ये बन गया हमारे पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर को, 1/c², दोनों की पावर हाफ हाफ है, तो g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होल पावर हाफ। अब ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जब ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आएगा तो नो डाउट ये अच्छा खासा टाइम इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कंज्यूम कर लेगा। तो डेफिनेटली यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब नीट में क्वेश्चन आएगा उससे पहले हमारी थोड़ी सी प्रॉपर प्रैक्टिस हो रखी होगी, तो डायमेंशन निकालने में इतना टाइम हमको नहीं लगेगा। सी जी की और साथ में एप्सिलॉन नोट की भी डायमेंशन हमको और याद होती है, तो ये काम काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अभी डिटेल्ड सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ डिटेल में आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। प्लांक कांस्टेंट हमको बोल रखा h है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट g आर फंडामेंटल कांस्टेंट। अगर मैं इनको फंडामेंटल मान लूँ, रियलिटी में एम एल टी एस आई यूनिट्स में हमारे पास एम एल टी ए, ये सारे के सारे फंडामेंटल एज्यूम किए जाते हैं, बट अब बोल रहा है कि फंडामेंटल हमको ना मान के प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और g को मान ले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसकी डायमेंशन लेंथ की जैसी होगी, तो सेम ही कहानी हो गई। अपन को लेंथ बनाना है इन तीनों को काम में लेके, तो मैं मान लेता हूँ प्लांक कांस्टेंट की पावर x, स्पीड ऑफ लाइट की पावर y, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की पावर z है। अब स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन तो हमने ऑलरेडी पता है, वही होगी जो स्पीड की होगी मीटर पर सेकेंड। जी की डायमेंशन थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट की है, m-1 L3 T-2। अब एच की डायमेंशन की अगर बात करूँ तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, जैसे फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू,
तो यहाँ पर ये एनर्जी है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एच की डायमेंशन फाइंड करनी है। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी होती है हमारे पास पर सेकंड मतलब t-1। तो यहाँ से -1 से एक -1 खत्म, तो -1 बच जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई हमारे पास m1 L2 t-1। अब बस एक्स वाई जेड फाइंड करने, सेम तरीके से क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ आर एच एस में मास केवल यहाँ से आ रहा है, वन मास की पावर हो जाएगी x इंटू 1 से x, यहाँ है ही नहीं, यहाँ हो जाएगी -z। लेंथ की पावर यहाँ से 2x, यहाँ से y, और यहाँ से 3 इंटू जेड 3z। टाइम की पावर यहाँ से -x -y एंड माइनस का 2z। और एल एच एस में केवल l है, मास और टाइम की पावर नहीं है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं अपन। तो मास की पावर कितनी है, एल एच एस में 0, आर एच एस में x माइनस जेड, तो x और z बराबर होंगे। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। ठीक है, यहाँ से लेंथ की बात अगर करें तो लेंथ की पावर है यहाँ से 1, आर एच एस में है 2x प्लस वाई प्लस 3z। मैं x और z बराबर है तो z को x से ही रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x एंड 2x, 5x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। टाइम की पावर को बैलेंस कराते हैं तो 0 इक्वल टू -x माइनस वाई माइनस 2z। x और z बराबर, तो z को x से रिप्लेस करते हैं तो -3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया -3x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। तो यही होगी z की वैल्यू। y की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया -3 इंटू हाफ रखेंगे तो -3/2। तो अगर मैं लेंथ बनाऊँ यहाँ से, तो लेंथ क्या बन रहा है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट की पावर x मतलब हाफ, c की पावर y मतलब, सॉरी ये हमने y फाइंड किया ना, c की पावर हमारे पास कितना आ रहा है -3/2, एंड g की पावर आ रही है z, सेम हाफ ही हो गई। तो ये तो बन गया हमारे पास h और g की पावर हाफ है, मतलब √h इंटू जी। और ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगी, तो c की पावर 3/2। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। सेम ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज, क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस दिस। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को अपन ने क्या किया है, क्रिटिकल जो वेलोसिटी है v, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ईटा की पावर x, रो की पावर y एंड r की पावर z की फॉर्म में। अब वेयर ईटा, रो एंड आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछिए, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है। तो वेलोसिटी चाहे जो उसकी डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड। अब इनकी डायमेंशन अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, नहीं है तो फिर डेफिनेटली टाइम लेने वाला है। तो रो है हमारे पास डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास केजी पर मीटर क्यूब, ये तो हो गई डेंसिटी की डायमेंशन। मीटर, रेडियस की तो मीटर। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए कोई भी फॉर्मूला याद रख लो। मैं इसके फोर्स के फॉर्मूले से याद रख वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी। तो विस्कस फोर्स होता है ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की डायमेंशन तो क्या आ जाएगी हमारे पास, फोर्स की ईटा की अगर डायमेंशन निकालूँ तो ये तो इसको लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है मीटर स्क्वायर, ऊपर डी इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड वाई इज द लेंथ, मीटर से मीटर खत्म, मीटर 1 मीटर से ये भी खत्म। तो ईटा की डायमेंशन आ गई हमारे पास के जी मीटर इनवर्स, 1 सेकंड से 1 सेकंड भी कैंसिल तो सेकंड इनवर्स। तो ईटा की डायमेंशन हो गई हमारे पास m1 L-1 t-1 और x। अब अपन को फाइंड करना है इसको। तो देखो बैलेंस कराते हैं, m की पावर x, यहाँ से m की पावर y आ गई, लेंथ की पावर -x -3y प्लस z। टाइम की पावर केवल एक ही जगह है। तो अगर मैं पहले टाइम को कंपेरिजन कर लूँ तो -x की वैल्यू है -1, मतलब x इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास 1। ठीक है, फिर मास को कंपेयर करें तो आर एच एस में x प्लस वाई, एल एच एस में मास है ही नहीं, तो y की वैल्यू -x आ गई, मतलब y की वैल्यू -1। ठीक है, l को पावर को अगर बैलेंस कराएं तो
x की वैल्यू है हमारे पास 1, y की जगह -1 रखेंगे तो ये प्लस का 3, तो ये आ गया हमारे पास z की वैल्यू आ गई हमारे पास, इधर आके ऐड हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू आ गई -1। तो मैं कह सकता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू है रेस्पेक्टिवली 1 -1 1 -1 -1, तो 1 -1 -1 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and टाइम T are chosen as the fundamental quantities, the dimension formula of surface tension will be। देखो इसको सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो आप उसी लेंदी मेथड से कर लो, वरना एक तरीका और बताए तो मेथड 1 देखना। अपन को सरफेस टेंशन फाइंड करना है। सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी की फॉर्म में तो अपन को कन्वर्ट करना ही है, तो इसको तो रहने दो। एरिया को मतलब लेंथ का स्क्वायर बनाना, उसको वो भी वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में। तो एरिया को लिख देता हूं मैं लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अपन को कौन सा मैथमेटिकली करेक्शन देखना है, अपन को तो एग्जैक्ट देखना है कि हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ जाए, क्योंकि डायमेंशन सेटिस्फाई हो जाएंगी उसकी। तो सरफेस टेंशन को लिख पाएंगे एनर्जी की पावर 1, वी की पावर -2 एंड टी की पावर -2। फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर अपन चाहे लेंदी मेथड से, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना, प्रूव करना, तो वो भी करते हैं। देखो, तो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन निकालते क्या होती है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालते हैं। ये होती है हमारे पास सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी की तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एरिया की होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, सरफेस टेंशन की तो डायमेंशन आ गई हमारे पास किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी की डायमेंशन अपन को पता ही है, तो एस को लिख सकते हैं अपन। मान लेते हैं कि एनर्जी की पावर है एक्स, वेलोसिटी की पावर है ये वाई, और टाइम की पावर है ये जेड। सरफेस टेंशन की डायमेंशन m1 t-2, l 0 है इसमें। एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की तो टी है ही। और दोनों तरफ डायमेंशन को, मास की डायमेंशन देखे तो यहाँ से 1 इंटू एक्स एक्स, बाकी जगह है ही नहीं। लेंथ की डायमेंशन 2 इंटू एक्स से 2x, यहाँ से 1 इंटू वाई, यहाँ है ही नहीं। टाइम की डायमेंशन यहाँ से -2x -y एंड z। अब बैलेंस कराते हैं, तो यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, यहाँ मास की डायमेंशन x है, तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई 1। लेंथ की डायमेंशन यहाँ से 0, RHS में है 2x प्लस वाई, तो y की डायमेंशन आ गई -2x, x की वैल्यू रख दूँ तो ये आ गई -2। टाइम की डायमेंशन -2, इधर है हमारे पास -2x -y प्लस z, इससे ये खत्म। z की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ से -2x -y -2 इक्वल टू -2x -y प्लस z अपन को फाइंड करना है। तो z की वैल्यू आ गई यहाँ से 2x प्लस वाई -2। अब रखते हैं वैल्यू, तो 2x की जगह रख देते हैं 1, y की वैल्यू है -2, z की जगह, हाँ ये तो ऑलरेडी -2 है ही, -2 से -2 का +2 खत्म, तो z की वैल्यू आ गई -2। देखो यही आना चाहिए था ऑलरेडी। तो सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1x, v की पावर y, t की पावर z। सेम ही आंसर आ गया, चाहे जिससे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, जहाँ ये मेथड हिट कर जाए इससे फॉलो कीजिए, वरना ये सेकंड मेथड तो हर जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल, इन द डायमेंशन ऑफ द मास क्या होगी। मेरे को मास बनाना है इन फंडामेंटल्स की फॉर्म में, तो फोर्स की पावर x, वेलोसिटी की पावर y और टाइम की पावर z। एक तो ये मेथड है, मैं इसकी वजह दूसरा मेथड प्रेफर करना चाहूँगा टाइम बचाने के लिए। तो मास बनाना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं अपन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से मास को साफ साफ लिख सकता हूँ F-T-Y-V। डायमेंशनली करेक्ट हो गया, तो मास की डायमेंशन क्या लिखी जा सकती है, फोर्स की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -1 एंड टाइम की पावर 1। तो ऐसा ऑप्शन देखो क्या है, F-V की पावर -1 T, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप उस हिसाब सेकंड मेथड से इसको प्रूव करना, यही आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटीज ए बी सी डी। देखो इस तरह का क्वाश्चन ये दोबारा रिपीट हुआ है बहुत। यूनिट एंड मेजरमेंट के पैटर्न को अगर तुम ध्यान से देखो ना,
तो एक तो स्क्रू गेज के सीधे लीस्ट काउंट रीडिंग पे फॉर्मूले को पूछे गए, खूब क्वेश्चन आते हैं बार बार। अब तो नीट के सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्किल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस भी किया, तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। दूसरा परसेंटेज एरर की ये जो मल्टीपल डिवीजन वाली फॉर्मेट है, इससे क्वेश्चन। और अगर हमारे पास फंडामेंटल को चेंज करके किसी क्वांटिटी को उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उस तरह के तो अपने लगातार बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इस पैटर्न पे डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिस हमको अच्छे से कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, तो यहाँ देखते हैं ABCD में एरर देखे आपसे, P में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा, सेम रिलेशन लगाना है पर कि हमारे पास मल्टीपल डिवीजन में परसेंटेज एरर को सीधा अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और उनकी रेस्पेक्टिव पावर आ जाएंगी आगे। अब वैल्यू रखते हैं, A में परसेंटेज एरर 1 है, 2 में परसेंटेज, B में परसेंटेज एरर 2 है, C में 3, D में 4, तो ये वैल्यू आ गई 3 + 4 + 3 + 4, 14% की एरर हो जाएगी हमारे पास। 28 का करेक्ट आंसर विल बी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 29 की तरफ चलते हैं। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, द यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक कॉन्सेंट आ गया, मान लो के। ठीक है, आपसे इसकी डायमेंशन पूछिए, वेरी सिंपल, के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास F/B, एफ की हमारे पास न्यूटन, वी हो गई हमारे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। फर्दर ओपन कर लो, न्यूटन को क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर से मीटर, तो केजी पर सेकंड या केजी सेकंड इनवर्स विल बी द करेक्ट यूनिट। तो 29 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ, हियर म्यू नॉट इज द परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इसकी डायमेंशन पूछिए, सीधा सीधा रिलेशन पता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है इन वैक्यूम 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको फर्दर रीअरेंज करूँ तो ये बन जाएगा म्यू नॉट, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। इसी एक्सप्रेशन की डायमेंशन पूछिए, वही हो जाएगी जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब LT-1। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2011 एंड मेंस 2012 दोनों में आया हुआ AIPMT में, क्योंकि 2023 से पहले AIPMT होता था हमारे पास, उसके बाद इसका नाम बदल के नीट कर दिया गया। हाँ भाई, 31 की तरफ चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितनी होगी। यूनिट एंड कन्वर्जन में ये हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है कि चाहे जो सिस्टम हो उसमें, तो कोई भी क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में उसकी यूनिट। जैसे आपको बोल दिया कि मास है 5 kg, तो मास तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg उसकी यूनिट है, और ये पूरा मिलके मैग्नीट्यूड बनता है। अब जब यूनिट चेंज करते हैं तो उससे मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भले ही चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 kg को अगर मैं CGS ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ वो होती है 5000 ग्राम, तो मैं 5 kg बोलूँ या 5000 ग्राम बोलूँ एक ही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, बट न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, देखने में लग रहा है 5000 ज़्यादा है, ठीक है, बट केजी ग्राम में यूनिट भी बदल गई, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम। तो यूनिट कन्वर्जन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब n इंटू यू का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, मतलब N1U1 बराबर होगा N2U2, ये दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में हमारे पास वैल्यू हो गई। अब डेंसिटी की बात की तो CGS यूनिट में डेंसिटी की वैल्यू है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो CGS में उसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक नया यूनिट सिस्टम लिया जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट मान लो मैं L मान लेता हूँ जो कि है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और मास की यूनिट है M मान लेते हैं, वो है 100 ग्राम के बराबर, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो उस नए यूनिट सिस्टम में मैं मान लेता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू है N2, तो उसको मैं लिखूंगा N2 इंटू मास अपॉन लेंथ का क्यूब। अब अपन को N2 फाइंड करना है, तो RHS और LHS दोनों में यूनिट सेम बना लो, चाहो तो आप ग्राम और सेंटीमीटर को L और M में कन्वर्ट कर लो, या M और L को ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं M और L को कन्वर्ट कर लेता हूँ CGS में। N2 फाइंड करना है, M की जगह लिख सकते हैं अपन 100 ग्राम, और L की जगह लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर।
तो ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब कैंसिल, तो 4 इक्वल टू N2 इंटू 100 अपॉन में 10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1000। तो N2 की वैल्यू आ गई 40, मतलब जितनी वैल्यू CGS में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की है, इस नए यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी 40 लेंथ पर मीटर, लेंथ पर 40 मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 44th ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन गिवन टाइम, कि एक बॉडी है जो शुरुआत में हमारे पास रेस्ट पे है और किसी टाइम टी में ये कोई लेंथ फॉल कर जाती है, मान लो वो फॉल लेंथ h टी टाइम में, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ नीचे की तरफ भी पॉजिटिव, तो प्लस का h इक्वल टू यू तो जीरो है, हाफ ए की वैल्यू भी डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान रखा है, तो एक्सीलरेशन प्लस का जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ही यूजेज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी का पता लगा रहा है, जी के मेजरमेंट को कर रहा है, तो जी की जगह कितना लग सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर बाई 2h। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज इन टाइम आर E1 एंड E2, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर दे रखी है कि परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस तो है हमारे पास E1 और परसेंटेज एरर इन टाइम है हमारे पास E2। द परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी में परसेंटेज एरर पूछी है, तो भाई मल्टीपल डिवीजन वाला फॉर्मेट काम में ले लेते हैं, इसमें परसेंटेज एरर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो परसेंटेज जी हो जाएगा परसेंटेज टी प्लस परसेंटेज एच टी की पावर 2 साथ में लिख देंगे। अब टाइम में एरर दे रखी है अपन को E2 और डिस्टेंस में एरर दे रखी है E1, तो आंसर हो जाएगा E1 प्लस 2E2, तो E1 प्लस 2E2 करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। हालांकि वन और थर्ड को, वन और फोर्थ को तो मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता था, क्यों, क्योंकि एरर में सब्ट्रैक्ट कर रखी है और एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, पर थर्ड को अपन को कैंसिल करने के लिए तो फिर करेक्ट आंसर निकालना ही पड़ेगा मैथमेटिकली, तो 32 का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 की तरफ, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी और फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायमेंशन पूछी है। देखो रिजल्ट ही है हमारे पास सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी होती है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी अपन को डायमेंशन फाइंड करनी है। एनर्जी की डायमेंशन तो क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है मीटर का क्यूब, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन आ गई m1 L-1 T-2, तो m1 L-2 T-2 करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, if the dimension of a physical quantity are given m की पावर a, l की पावर b and t की पावर c, मतलब रेस्पेक्टिव डायमेंशन को a b c कह रखा है, then the physical quantity will be, ठीक है। बेसिकली चार ऑप्शन में हर एक क्वांटिटी दे रखी है और उसकी करस्पॉन्डिंग ए बी सी बता रखी है, अपन को देखना है कि कौन से करेक्ट है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड, मास की होती ही नहीं है इसमें वैल्यू, तो इसके लिए ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, टी की सी की वैल्यू हो गई -1, क्या यही दे रखा है क्या, तो 1 0 1 -1 होना चाहिए, इसमें 1 दे दिया, ये तो गलत ही हो गया। सेकंड की बात करें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के लिए होता है मास, तो होता नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0 1 -2 ये भी मैच नहीं कर रहा। फोर्स की बात करें तो इसमें होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 1 -2 आना चाहिए, ये भी मैच नहीं कर रहा। प्रेशर के लिए होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन आ गई m1 L1 -1 T-2, तो 1 -1 -2 बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 34। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं AIPMT 2008 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, अपने पास ये 5 क्वांटिटी दे रखी, अपन को क्या करना है, इनमें से बताना किसकी डायमेंशन सेम है, तो फिर तो हर एक की निकालनी पड़ेगी अगर याद नहीं है तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहे मैग्नेटिक फील्ड
कि वो सबकी एनर्जी एनर्जी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली है, कितनी आई थी, m1 l-1 t-2। तो इसकी डायमेंशन तो हो गई m1 l-1 t-2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट का इन वैक्यूम अपॉन इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट खत्म, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन वही होती है हमारे पास जो प्रेशर की होती है। ठीक है, तो प्रेशर की अपन थोड़ी देर पहले डायमेंशन निकाली पिछले क्वेश्चन में, सीधा काम में ले लेता हूँ। m1 - 1 और -2, तो 1 - 1 और -2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ से फाइंड करते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी, इसको लिख लेता हूँ यहाँ। तो ये आ जाएगी हमारे पास न्यूटन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कूलाम को लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर बोले तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई हमारे पास m-1 l की पावर -3 t⁴ a⁴ 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो कोई भी एक फार्मूला याद कर लो। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो एक मूविंग चार्ज पे फोर्स आता है हमारे पास F = q v×b। तो यहाँ से इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी कूलाम, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी हमारे पास फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की आ गई हमारे पास, न्यूटन को लिख लेता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड उधर मल्टीपल हो जाएगा और कूलाम मीटर डिवीजन में चले जाएंगे। कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड लिख लेते हैं, तो सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर से मीटर खत्म, ये आ गया kg अपॉन में सेकंड स्क्वायर अपॉन में एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई हमारे पास m1 l0 t-2 a-1। अब हमको इन पांचों में से पूछा है किसकी डायमेंशन सेम है। तो देखो एनर्जी की किससे मैच कर रही है, एनर्जी डेंसिटी की यंग्स मॉडुलस से मैच कर रही है हमारे पास डायमेंशन। तो ए एंड डी की तो मैच कर रही है, बाकी आपस में इसके डायमेंशन में एम्पियर की पावर -1 आ रहा है, बाकी किसी में इसमें एम्पियर की पावर 2 आ रहा है, तो बाकी किसी की भी मैच नहीं कर रही, तो केवल ए और डी की मैच कर रही है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36 की तरफ। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इज ऑफ स्फीयर इज 2%, तो एरर रेडियस में मेजरमेंट की एरर है 2%। तो बोला है कि वॉल्यूम में कितनी होगी, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है 4/3πr³। सीधा मैं वही मेथड काम में ले सकता हूँ कि r³ का r×r मान सकता हूँ, मल्टीपल डिवीजन वाला रिलेशन काम में लिया जा सकता है। तो सीधा परसेंटेज भी हो जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज r। तो ये आएगा हमारे पास 6% एरर। ठीक, 37 देखते हैं। If the dimension of resistance in an electric circuit, the dimension of resistance in electric circuit in terms of mass, length, टाइम एंड करंट की फॉर्म में पूछती है कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी। तो सीधा ओम्स लॉ से निकाल लेते हैं, V = IR। रेजिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड करनी है तो वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, अब इसने करंट को एम्पियर में करंट को I से रिप्रेजेंट किया, तो इसको तो मैं I ही रहने देता हूँ। वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट होता है जूल पर कूलाम। कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को I से ही डिनोट करवाया है इसने। जूल को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई m1 l2, ये t की पावर -2, नीचे भी टाइम हो गया हमारे पास, तो t की पावर -3 I की पावर -2। तो 1 2 -3 -2, 1 2 -3 और -2, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट 38 क्वेश्चन। The velocity v of a particle at time t is given by this expression abc की हमसे डायमेंशन पूछिए। तो abc तीनों के डायमेंशन निकालते हैं। तो देखो हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती है हमारे पास, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है जिसमें f g h ये टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, तभी ये करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो v की डायमेंशन होगी भाई at की होगी और भाई v/t+c की होगी। क्लियर, साथ में अपन ऐसी ही क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो सबसे पहले तो सी के रिगार्डिंग बात करूँ
तो जो सी की डायमेंशन होगी भाई टी की होगी हमारे पास, तो टी की सी की डायमेंशन तो साफ साफ आ गई, टी की डायमेंशन मतलब सेकेंड। क्लियर। अब जरा वेलोसिटी की डायमेंशन वही होगी जो ए इंटू टी की है, और ये वही होगी जो बी अपॉन टी बोल दो या टी प्लस सी बोल दो, इसकी डायमेंशन ऑलरेडी पता है टी। अब ए की डायमेंशन फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी की तो कितनी होती है मीटर पर सेकंड, तो ए की डायमेंशन के लिए टाइम को डिवाइड कर दूं इधर, तो ए की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू। बी की डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, टी को इधर मल्टीपल कर देते हैं, तो बी की डायमेंशन आ गई एल, सी की डायमेंशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली टी, तो ऐसा आंसर जरूर इसमें एल टी माइनस टू, यही हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ए आई पी एम टी 2005 का। द रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास, तो प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन का रेशो क्या होगा। तो देखो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन अपन निकाल लेते हैं फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू से, एनर्जी की डायमेंशन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्वेंसी की होती है पर सेकंड, तो यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की आ जाएगी हमारे पास m1l2t-1। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m1 इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का अगर रेशो देखें, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, एम से एम खत्म, तो केवल टी माइनस वन इसका रेशो आ गया। अब बोला है किससे मैच कर रहा है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन होती है, यही आंसर हो गया हमारे पास। बाकी को भी क्रॉस वेरीफाई करें, तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, यहाँ एल भी आ रहा है हमारे में, एल लेंथ नहीं चाहिए। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी से, आर हो गया हमारे पास मीटर, एंगुलर मोमेंटम पी एम बी की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया m1l2t-1, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है इससे, टाइम की तो टी होती ही है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये डिस्कशन हुआ हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट की कंप्लीट 2005 से लेकर 2023 तक आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए और साथ में इसके आगे वाले चैप्टर जो है नेक्स्ट सेशन में हम स्ट्रेट लाइन यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन की पीवाईक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, तो इस क्वालिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, और साथ में इसके आगे की पीवाईक्यू सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली जो क्लास होगी स्ट्रेट लाइन की, उसकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी, वीडियो अपलोड होने से पहले ही, तो उसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। सभी को गुड लक, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।